बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ADHD के बारे में पढ़ेंगे। इसको DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे। ADHD एक आम जहनी खराबी है जो बचपन में शुरू होती है और नौउम्री से लेकर नौजवानी तक जारी रह सकती है। ADHD से मुतासरा बच्चों में अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा बेध्यानी, पेश फ़आल और एक इज़्तिरारी कैफियत पाई जाती है। इसी वजह से ऐसे बच्चों को स्कूल में मुश्किलात पेश आती हैं और वो घर में और कम्युनिटी में बहुत से मसाइल का सामना करते हैं। अब हम ADHD का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। ADHD के मुतासरा बच्चों में दो चीज़ें देखने में नज़र आती हैं, या उनके अंदर इनअटेंशन देखी जाती है परसिस्टेंटली, या फिर उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी देखी जाती है, या फिर दोनों इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी देखी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा इनअटेंशन के साथ है और कौन सा बच्चा हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी के साथ है या दोनों के साथ है। अब हम देखते हैं कि इनअटेंशन का हमें कैसे पता लगेगा। मंदरजा झैल आगे बयान किए गए सिम्टम्स में से अगर बच्चे के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स परसिस्टेंटली 6 महीने तक नज़र आएँ, जो कि उसकी सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को नेगेटिवली मुतासिर कर रहे हों, तो हम इन सिम्टम्स की बुनियाद पर बच्चे को इनअटेंशन के साथ डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि बच्चा अक्सर चीज़ों के ऊपर क्लोज अटेंशन नहीं दे पाता, बहुत केयरलेस मिस्टेक्स करता है अपने स्कूल वर्क में, अपने क्लास वर्क में, घर के काम में या दूसरी एक्टिविटीज़ के दौरान। नंबर 2 बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है किसी जगह पर अपनी तवज्जो बरकरार रखने में, किसी टास्क में, कोई गेम अगर वो खेल रहा है तो वहाँ पे अपनी तवज्जो रखने में, वहाँ पे फोकस रखने में। मिसाल के तौर पर लेक्चर पे फोकस रखने में, जब कोई लंबी बोरिंग चीज़ पढ़नी हो तब उसके ऊपर फोकस रखने में, जब कोई देर तक गेम खेलनी हो उसके ऊपर फोकस रखने में। नंबर 3 ये कि जब आप अक्सर बच्चे से बात कर रहे होते हो, वह आपको चाहे सुन भी रहा हो, आप उसको कोई डायरेक्शंस दे रहे हो, आप उससे कोई बात समझाना चाह रहे हो, तो लेकिन वो आपको ऐसे महसूस होगा कि वो बच्चा आपको सुन ही नहीं रहा और उसका ध्यान जो है वो बिल्कुल किसी और तरफ होगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बच्चे का दिमाग किसी और दुनिया में है, इवन कोई और ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शन भी मौजूद नहीं होगी, मगर बच्चा जो है वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा होगा। नंबर 4 ये कि जब आप बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस दोगे, कोई टास्क दोगे, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसको स्कूल वर्क दिया था तो वो उसको फिनिश नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसको कोई ड्यूटी दी थी, उसको कोई काम दिया था, तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बच्चा फ़ौरन से उस टास्क को शुरू ज़रूर कर देगा, लेकिन जल्दी ही वहाँ से अपना फोकस हटा लेगा और उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नंबर 5 ये कि आप जब इन बच्चों से मिलेंगे तो आपको ये देखने में मिलेगा कि इन बच्चों को अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज़ करने में मुश्किल होगी। वो इस वजह से क्योंकि इन बच्चों की अटेंशन एक जगह पे बरकरार नहीं रह पाती, बहुत सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे आपको लगेगा कि डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। नंबर 6 ये कि जब आप इन बच्चों को कोई ऐसा टास्क देंगे जिसके अंदर मेंटल एफ़र्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि स्कूल वर्क, होमवर्क या कोई रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना या कोई फॉर्म जो है वो फिल करना या किसी चीज़ को रिव्यू करना, तो ये बच्चे जो हैं ऐसे टास्क को पसंद नहीं करेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे, उनके अंदर इंगेज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। नंबर 7 ये कि ये बच्चे अक्सर वो चीज़ें जो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हें खो देंगे, उनको जो है वो घुमा देंगे। जैसे कि स्कूल की चीज़ें हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल, बुक्स, रेज़र, शार्पनर, वॉलेट, कीज़, पेपर वर्क, आई ग्लासेस, मोबाइल, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अक्सर घुमा देंगे। इसकी रीज़न ये है कि वो अपनी अटेंशन नहीं बरकरार रख पाते, तो वो उनको याद नहीं रहता कि कहाँ पे उन्होंने चीज़ रखी है। नंबर 8 आपको ये देखने में नज़र आएगा कि अदर चीज़ें जो टास्क से रिलेटेड नहीं हैं,
अदर थॉट्स, ये सारा कुछ इनको डिस्ट्रैक्ट करेगा और ये वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नंबर 9 ये कि आपको इनकी डेली एक्टिविटी में फॉरगेटफुलनेस देखने में नज़र आएगी, जैसे कि कोई काम करना था तो वो भूल जाएंगे, या फिर जो है अगर किसी को कॉल बैक करनी है तो इनको याद नहीं रहेगा कि मैंने कॉल करनी थी, अगर बिल पे करने हैं तो इनको याद नहीं रहेगा कि मैंने बिल पे करना था, या अगर इनकी कोई अपॉइंटमेंट्स हैं तो वो जो है वो उन अपॉइंटमेंट्स के बारे में भूल जाएंगे। ये 9 सिम्टम्स हैं इन अटेंशन के जो कि आपको ADHD के इन अटेंशन के साथ बच्चों में देखने में नज़र आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के बारे में। आगे 9 बयान किए गए हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स में से अगर 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स किसी भी पर्सन के अंदर परसिस्टेंटली 6 मंथ के दौरानिया में नज़र आते हैं जो कि उसकी डेवलपमेंटल लेवल पर और उसकी सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर्सन को हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के साथ डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि जो हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के साथ बच्चा है या पर्सन है, उसके अंदर हमें अक्सर फिजिट्स देखने में नज़र आते हैं, यानी उसकी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली स्मॉल मूवमेंट्स देखने में नज़र आती है, जैसे कि वो अपने हाथों को, अपने पैरों को टैप कर रहा होगा, अपने जो है वो बॉडी को ट्विस्ट कर रहा होगा साइड टू साइड, या अपनी सीट में जो है वो आपको जो है हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। नंबर 2 ये कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान का एक स्टिल जगह पे बैठना रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि क्लासरूम में, जैसे कि वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे ये बच्चा जो है वो अपनी सीट के ऊपर नहीं बैठ पाएगा, अपनी सीट को जो है वो छोड़ देगा। नंबर 3 ये कि ऐसी इनअप्रोप्रिएट जगह पे जहाँ पे हम उधम नहीं मचा सकते, कूद नहीं सकते, वहाँ पे आपको ये बच्चा जो है वो कूदता हुआ, उधम मचाता हुआ नज़र आएगा। नंबर 4 ये कि जब कोई लेजर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होगी बच्चों के दरमियान, तो ये बच्चे उन एक्टिविटीज़ के दरमियान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे अपना जो एक गेम है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं एंड हाइपर एक्टिव होते हैं। नंबर 5 ये कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बच्चे किसी मोटर से चल रहे हैं, जो कि हमेशा एक्टिवेशन मोड में होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं अगर इन बच्चों को किसी एक जगह पर बिठा दिया जाए, जैसे रेस्टोरेंट में या मीटिंग में, और इनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फ़ील होती है अपनी एक जगह पर बैठे रहने पे। नंबर 6 ये कि ये बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। नंबर 7 ये कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव यानी जल्दबाज होते हैं, जिसकी वजह से जब आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही उसका आंसर दे देते हैं, यानी ये अपनी टर्न का, अपनी बारी का कन्वर्सेशन के दौरान वेट नहीं करते। नंबर 8 ये कि जब हम लोग किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें वेट करना होता है अपनी बारी का, 1 बाय 1 जो है वो एक दूसरे की बारी आती है, तो ये बच्चे वहाँ पर बारी का वेट नहीं करते, लाइन में नहीं रहते, और इनके लिए वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करते हैं। नंबर 9 ये कि ये बच्चे दूसरों को इंटरप्ट या इंट्रूड करते हैं, जैसे कि कन्वर्सेशन के दौरान इंटरप्ट कर देंगे, गेम्स के दौरान, एक्टिविटीज़ के दौरान। इसके अलावा दूसरों की चीज़ें बग़ैर उनकी परमिशन के ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सिचुएशन में घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इनको जाना अलाउ नहीं होता। अगर आपको इन 9 में से 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स किसी बच्चे के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी जो है डायग्नोज करते हैं। क्राइटेरिया नंबर B के मुताबिक बहुत सारे इन अटेंशन या हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स बच्चे के अंदर 12 साल की उम्र तक या उससे पहले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्राइटेरिया नंबर C के मुताबिक इनअटेंटिवनेस और हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के सेवरल सिम्टम्स बच्चे के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में नज़र आते हैं,
जैसे कि घर में और स्कूल में, घर या स्कूल और वर्क प्लेस में, उनके दोस्तों के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ या अदर एक्टिविटीज़ के दौरान। ये चीज़ क्लियरली देखी जाती है कि इन बच्चों के जो ये सिम्टम्स हैं उनकी सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को नेगेटिवली मुतासिर कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया नंबर ई के मुताबिक इस बात का ध्यान करना है डायग्नोसिस के दौरान कि ये सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर या किसी और मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर वगैरह की वजह से नहीं होना चाहिए। अब हम इनको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? नंबर 1 ये है कि इसकी कंबाइंड प्रेजेंटेशन है, यानी अगर क्राइटेरिया A1 और क्राइटेरिया A2 दोनों 6 महीने के दौरानिया में मीट करते हैं तो हम उस बच्चे को कंबाइंड प्रेजेंटेशन के साथ डायग्नोज करेंगे। सेकंड ये कि अगर बच्चे के अंदर इनअटेंटिवनेस के सिम्टम्स 6 महीने के दौरानिया में देखने में नज़र आते हैं लेकिन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स देखने में नहीं नज़र आते तो हम प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन के साथ डायग्नोज करेंगे। थर्ड, अगर बच्चे के अंदर सिर्फ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स 6 महीने के दौरानिया में नज़र आते हैं जो कि उसकी सोशल, एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ को मुतासिर कर रहे हैं लेकिन इनअटेंशन के सिम्टम्स नहीं नज़र आते तो हम उसको प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी प्रेजेंटेशन डायग्नोज करते हैं। अब हम इन पार्शियल रिमिशन के साथ कैसे स्पेसिफाई करेंगे? अगर पहले पर्सन के ऊपर फुल क्राइटेरिया मीट कर रहा था लेकिन अब सिर्फ चंद सिम्टम्स 6 महीने तक देखने में नज़र आ रहे हैं लेकिन वो सिम्टम्स स्टिल उसकी पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को मुतासिर कर रहे हैं तो हम इन पार्शियल रिमिशन के साथ डायग्नोज करते हैं। इसकी सिवियरिटी के 3 लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। अगर सिम्टम्स बच्चे की ऑक्यूपेशनल, सोशल और फंक्शनल लाइफ में सिर्फ माइनर इम्पेयरमेंट पैदा करते हैं तो हम इसको माइल्ड डायग्नोज करते हैं। अगर माइल्ड टू स्वेयर इम्पेयरमेंट पैदा करते हैं तो हम इसको मॉडरेट डायग्नोज करते हैं। और अगर सिम्टम्स के वजह से एक्सेसिव अटेंशन देने की ज़रूरत है, बच्चे के ऊपर एक्सेसिव तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है तो हम उसको स्वेयर तौर पर डायग्नोज करते हैं। अब हम ADHD के साथ एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि उसके डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है। माइल्ड डिले इन लैंग्वेज, मोटर और सोशल डेवलपमेंट एसोसिएटेड है ADHD के साथ। इसके अलावा लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, इरिटेबिलिटी और मूड लेबिलिटी भी देखने में नज़र आती है। इसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ना होने के बावजूद एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड नज़र आती है। ADHD के साथ जो बच्चे हैं अक्सर कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स उनके अंदर देखने में नज़र आती हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और मेमोरी के साथ प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ADHD के साथ जो बच्चे हैं उनके अंदर अक्सर सुसाइडल अटैम्प्ट्स देखी गई हैं और मूड, कंडक्ट और सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रेवलेंस के बारे में। पॉपुलेशन सर्वे सजेस्ट करता है कि ADHD मोस्टली अकर होता है डिफरेंट कल्चर्स में इन अबाउट 5% ऑफ चिल्ड्रन एंड अबाउट 2.5% ऑफ एडल्ट्स। अब हम इसके डेवलपमेंट एंड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर पेरेंट्स 4 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों के अंदर नॉर्मेटिव बिहेवियर्स देखते हैं, जैसे कि इन बच्चों के अंदर फर्स्ट देखा जाता है कि ये एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्टली जो ADHD है वो एलिमिनेटरी स्कूल ईयर्स के अंदर जो है वो डायग्नोज किया जाता है और इनअटेंशन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा ADHD के मुतासरा जो एडोलेसेंस हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, एडल्टहुड में चले जाते हैं, उन बच्चों के अंदर मोटरिक हाइपर एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है लेकिन स्टिल रेस्टलेसनेस, इनअटेंशन, पुअर प्लानिंग एंड इम्पल्सिविटी जो है वो परसिस्टेंट रहती है। ADHD के मुतासरा लोगों में जो प्री स्कूल की एज होती है उसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा देखने में नज़र आती है। इनअटेंशन ज़्यादातर एलिमिनेटरी स्कूल के अंदर देखने में नज़र आती है, जबकि एडल्टहुड में इनअटेंशन एंड रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिविटी जो है वो कॉन्टीन्यूस रिमेन रहती है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी होती है उनकी सोशल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हाइपर एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है।
अब ADHD के रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 टेम्परामेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें रिड्यूस बिहेवियरल इनहिबिशन, एफर्टफुल कंट्रोल, कॉन्स्ट्रेंट्स, नेगेटिव इमोशनैलिटी वगैरह शामिल है। सेकंड, इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर वेरी लो बर्थ वेट, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, नेग्लेक्ट, मल्टीपल फॉस्टर प्लेसमेंट्स, न्यूरोटॉक्सिन एक्सपोजर, अल्कोहल एक्सपोजर इन यूट्रो वगैरह शामिल हैं। थर्ड, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं तो हम उसको डिफरेंट दूसरे ऐसे डिसऑर्डर्स के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं जिनके सिम्टम्स मिलते जुलते हों। सो ADHD को हम लोगों ने जिनके साथ डिफरेंशिएट करना है उनमें ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, reactive attachment disorder, anxiety disorder, depressive disorder, bipolar disorder, disruptive mood dysregulation disorder, substance use disorder, personality disorder, psychotic disorder, medication induced symptoms of ADHD and neurocognitive disorders के दरमियान differentiate करना लाजमी है। अब हम इसकी कोमोर्बिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कौन से डिसऑर्डर जो हैं वो हमें ADHD के साथ देखने में नज़र आ सकते हैं। इनके अंदर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर शामिल है। इसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो भी इसके साथ कोअकर हो सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, intermittent explosive disorder, substance use disorder, antisocial and other personality disorder, obsessive compulsive disorder, टिक डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ADHD को डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ADHD को डायग्नोस करने के लिए। सो अगर आपको अपने बच्चों में या अपने स्टूडेंट्स के अंदर ADHD के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सेल्फ डायग्नोसिस से इज्तनाब करें। इसके लिए आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।